नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। फिर उसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न इस तरीके से आपके सामने है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकाले गए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो और जितने लोग जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, 50 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 2023 के आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकाले गए हैं? कहां से एक ही कब्र से आपको 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिलेंगे? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सरायनाहर होगा, दमदमा होगा, महदहा होगा या फिर लंगनाद होगा? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दमदमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे, दमदमा आंसर करोगे, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहां पर देखो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दमदमा हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर करना है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है देखो ये बिहार में स्थित है और इसका संस्थापक आपसे पूछा गया है। संस्थापक कौन होगा भाई? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो गोपाल होगा, देवपाल होगा, धर्मपाल होगा या फिर महिपाल होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में है और अगर आपसे जिला पूछ ले तो भागलपुर जिला हो जाएगा। भागलपुर जिला में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और इसका संस्थापक जो था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारतीय गौरव, ठीक है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया है? तो शिवाजी को कहा गया है, पृथ्वीराज को कहा गया है, राणा प्रताप को कहा गया या फिर हेमू को कहा गया है? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसको कहा गया है? किसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर करते चलो सभी लोग। 50 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े हो सभी लोग ईमानदारी से सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई। सेशन को अभी तक जितने लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पृथ्वीराज हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ है? देखो एक बात तो क्लियर है कि जो ये डलहौजी हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विलय की नीति को चलाया था। ठीक है, अब प्रश्न ये बन जाता है कि जो इन्होंने विलय की नीति चलाया है तो उसका प्रथम शिकार कौन हुआ है? झांसी हुआ है, सतारा हुआ है, करौली हुआ है या फिर संबलपुर हुआ है? चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतारा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा कौन सा मंदिर होगा? कौन सा मंदिर है जिसे विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, मनु देवी मंदिर या फिर भीमा शंकर मंदिर? ठीक है,
तो कौन सा मंदिर है जिसको विदर्भ के खजुराहो के मंदिर के रूप में जाना जाता है? पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो, बिल्कुल बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करते चलो। करेक्ट आंसर आपका मार्कंडेश्वर मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये मार्कंडेश्वर मंदिर है इसी को विदर्भ के खजुराहो के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन से घास के मैदान होंगे, कौन सा क्षेत्र होगा जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश? छठवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी से सारे लोग आ जाओ, बिल्कुल बहुत अच्छे, जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और प्रश्नों का आंसर देना शुरू कीजिए। छठवें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय जो सवाना प्रदेश है इन्हें बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अकबर के शासन काल में दक्कन में, दक्कन का मतलब क्या है भाई? दक्कन का मतलब है दक्षिण भारत में। तो अकबर के शासन काल में दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था भाई? ठीक है, दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भू राजस्व वसूली की जाती थी उसका आधार क्या था? कनकूट था, हल की संख्या के आधार पर था, जब्ती था या फिर गल्ला बख्शी था? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखो सातवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हल की संख्या के आधार पर। जो खेत की माप की जाती थी वो किसके आधार पर होती थी? तो वो हल के आधार पर होती थी। कहां पर? दक्षिण भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो मांडी है ये क्या हो जाएगा? ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। अब आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? आठवें प्रश्न का सभी लोग को आंसर करना है। हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल है मांडी ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो राजा रणजीत सिंह जो है, देखो ये जो राणा रणजीत सिंह है ये कहाँ के? तो ये पंजाब के राजा थे और इन्होंने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की है? अमृतसर में, लाहौर में, फिरोजपुर में या फिर मुल्तान में? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राणा रणजीत सिंह की अगर लोग बात करेंगे, जो राजा हैं आपके रणजीत सिंह है, तो इन्होंने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? देखो अमृतसर शहर की स्थापना तो बाद में होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके कौन? तो लाहौर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लाहौर जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने अदालत ए आला की स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। विदेशी पत्रकार का नाम बताइएगा जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। बताना कि कौन सा विदेशी पत्रकार है जो धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार प्रस्तुत किया था? फ्रांसिस लुई होगा, मार्क टुली होगा, वेब मिलर होगा या फिर फिलिप स्प्रेट होगा? 10वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेब मिलर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जो नमक सत्याग्रह है, इस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे भारत में कौन सा, ठीक है, कौन सा ब्रिटिश पत्रकार था गांधी जी के साथ? तो वो था वेब मिलर। और इसी ने क्या किया था? धरसाना में जो साल्ट वर्क्स पर जो सत्याग्रह हुआ था उसके संदर्भ में समाचार प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? बताइएगा। तो कौन सी धारा है
कौन सी धारा है जिसके कारण पेरू तट का तापमान जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, मतलब कि तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो हम्बोल्ट की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, क्यूरोसियो की धारा या फिर एल नीनो की धारा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का? सभी लोग आंसर करो। देखो जो लोग हम्बोल्ट की धारा लगा रहे हो, देखो पेरू या हम्बोल्ट की धारा आपने पढ़ा है, तो अगर कोई हम्बोल्ट की धारा कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि हम्बोल्ट की धारा जो है वो कैसी धारा है? तो वो ठंडी धारा है। ठीक है, कैसी है? तो पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो ठंडी है। तो अगर ठंडी जलधारा है तो उससे तापमान क्या होगा? सामान्य से अधिक नहीं होगा। तापमान जो है वो सामान्य से अधिक कब होगा? जब गर्म जलधारा होगी। तो गर्म जलधारा कौन सी होगी हमारी? तो वो होगी एल नीनो होगी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल नीनो की धारा के कारण पेरू तट का जो तापमान है वो सामान्य से अधिक हो जाएगा। पेरू की जो जलधारा, ये कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बूढ़ा गाग जल प्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो ये आपको जलप्रपात बताना है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, कांची नदी पर है या फिर बूढ़ी नदी पर है? अच्छा देखो, ये जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए कि ये जलप्रपात किस राज्य में है, तो को जलप्रपात हो जाएगा आपका झारखंड राज्य में। ठीक है, कहां पर है? तो झारखंड राज्य में है ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात। किस नदी पर है भाई? तो बूढ़ी नदी पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बूढ़ी नदी पर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बहुत ही आसान था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? देखो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या करेगी? कुछ प्रस्तावों को प्रस्तुत करती है। तो कौन सा प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं था ये आपको बताना है। भारतीय विदेश नीति की घोषणा या फिर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की तिथि या फिर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता उन्मूलन। क्या हो जाएगा भाई? तो देखो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई भी प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो यही हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? गांधी जी होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे या फिर मोतीलाल नेहरू होंगे? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, ठीक है, का अध्यक्ष किसको चुना गया है? जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो। करेक्ट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। रूसी यात्री निकितिन किसके शासनकाल में भारत आया था? एक बात तो ये देखना कि जो ये निकितिन है ये क्या होगा? तो ये रूसी यात्री है। ठीक है, क्या है? तो रूस का यात्री है निकितिन। और ये किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? मोहम्मद तृतीय, हसन गंगू, महमूद बेगड़ा या फिर हुमायूं? तो किसके समय में रूसी यात्री निकितिन जो है ये भारत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए, मोहम्मद तृतीय के समय में। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद तृतीय के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नोबी और कांतो घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपने क्वांटो घास का मैदान नाम सुना होगा ना, तो ये वही वाला क्वांटो वाला है। तो बताना क्वांटो घास का मैदान और नोबी घास का मैदान कहां पर मिलेगा आपको? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर चीन? क्वांटो घास का मैदान जल्दी से सारे लोग बताना, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो नोबी और कांतो या फिर क्वांटो घास के मैदान जो है ये आपको कहां पर मिलेंगे? जापान में मिलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाए तब उनके पद पर कौन कार्य करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा? कौन करेगा भाई? तो देखो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो संसद की लोक लेखा समिति के बारे में बताना है आपको कि ये जो लोक लेखा समिति होती है ये क्या करती है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है, भारत की संचित निधि की समीक्षा करती है, भारत के लोक लेखा की लोक लेखा की जो है समीक्षा करती है, भारत में आकस्मिक निधि की समीक्षा करती है। तो क्या करेगी, जल्दी से सारे लोग बताइएगा। जो लोक लेखा समिति होती है भारतीय संसद में, ये क्या करती है, तो ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, ठीक है, ये रहा आपके सामने। हरित सोना किसे कहा जाता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। हरित सोना किसको कहेंगे, तो यूकेलिप्टस को कहेंगे, जाट जूट को कहेंगे, या फिर बांस को कहेंगे, या फिर सवई घास को कहेंगे। हरित सोना किसको कहेंगे, जल्दी से बताना। हरित सोना किसको कहते हैं, यूकेलिप्टस को कहते हैं, बांस को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या फिर सवई घास को कहते हैं। तो हरित सोना, ठीक है, क्या हो जाएगा, बांस को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना किसको कहा जाएगा, तो बांस को हरित सोना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है भाई। तो सांची का स्तूप आपको बताना है रायसेन मध्य प्रदेश में, संकीसा छत्तीसगढ़ में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या फिर पाटलिपुत्र बिहार में। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है। एक बात तो ये देखना कि ये जो सांची का स्तूप है ये बनवाया किसने है, तो ये बनवाया है अशोक ने। ठीक है, मौर्य वंश के राजा अशोक हैं, तो इनके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य राजा अशोक ने करवाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो यूपीपीसीएस है, राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। तो किसके द्वारा ये किया जा सकता है ये आपको बताना है। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा किसके द्वारा भाई, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलो ठीक है, 22वां प्रश्न तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, छोड़ दो इसको, जाने दो। ठीक है, 23वें प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न कीजिएगा। 1930 में किसने नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को चलवाया था। ठीक है, 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा। 1930 में किसने नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान चलाया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, के कामराज हैं, चिदम्बरम पिल्लई है, या फिर एनी बेसेंट है। 1930 में नमक कानून, जब उत्तर भारत में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो उसी दौरान तंजौर तमिलनाडु में क्या होगा कि ये राजगोपालाचारी जो है, राजगोपालाचारी क्या करेंगे, नमक कानून को तोड़ने के लिए एक अभियान चलाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगोपालाचारी। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा मंडल है जो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा, जल्दी से सारे लोग बताना। आयन मंडल होगा, क्षोभ मंडल होगा, वायुमंडल होगा, या फिर संताप मंडल होगा। ठीक है, तो कौन सा मंडल होगा, जल्दी से सारे लोग बता दो भाई। देखो 24वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किस प्रश्न की, 24वें प्रश्न की बात करते हैं, तो जो ये क्षोभ मंडल है ये आपको क्या होता है, तो क्षोभ मंडल आपको 18 किलोमीटर तक ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, 18 किलोमीटर से लेकर के जो 50 से 60 किलोमीटर वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको समताप मंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको समताप मंडल देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री है, अरावली है, पश्चिमी घाट है या फिर विंध्याचल है। ठीक है, तो बताइएगा 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, नवीनतम का मतलब क्या है? सबसे नवीन। तो सबसे नवीन कौन होगी? देखो अरावली तो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, अरावली होगा नहीं। पश्चिमी घाट, विंध्याचल, हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये हिमालय की एक श्रृंखला है और हिमालय को आप जानते हो क्या है? हिमालय नवीन पर्वत में माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाद्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? थाने महाराष्ट्र से, कर्नाटक, मैसूर से, दरभंगा बिहार से या फिर होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई है? 26वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलो 27वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। तो कौन सा गवर्नर जनरल है? कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी? जॉन चाइल्ड होंगे, जॉर्ज बार्लो होंगे, चार्ल्स मेटकाफ होंगे या फिर जॉन सोर होंगे? 27वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जॉन सोर। ये अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता था। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति के लिए जॉन सोर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सी महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर में चलती है? तो फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा, अगुलहास की धारा या फिर क्यूराइल की धारा? 28वें प्रश्न का आंसर करना है। कौन सी महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहां पर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगुलहास जो जलधारा है ये हिंद महासागर में चलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। मलेशिया में किंता घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में जो किंता घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए, चाय के लिए, टिन के लिए या कहवा के लिए? मलेशिया में किंता घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? 29वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जितने लोग बाद में जुड़े हो भैया एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, कम से कम इतना तो आप लोग कर दिया करो भाई, बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है। सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हो, कम से कम जितने लोग जुड़े हो कम से कम उतने लोग इस सेशन को लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो। मलेशिया में किंता घाटी जो है ये टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टिन के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? कौन सा अनुच्छेद है बताइएगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 86 या फिर अनुच्छेद 77? 30वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 74 के तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ऑस्ट्रिया, वियना, फ्रांस, पेरिस या फिर जर्मनी, बर्लिन? क्या हो जाएगा? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फटाफट आंसर करते चलो, सारे के सारे प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका स्विट्जरलैंड, जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अगर स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना कब होगी? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखो, नागरिकता की बात की जा रही है। भारत में अगर नागरिकता के स्वरूप की बात करेंगे तो जो नागरिकता का स्वरूप है वो क्या है? वो एकल है। और नागरिकता किस देश से ली गई है? तो यूके आप कह सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हो या फिर इंग्लैंड से नागरिकता को लिया गया
गया है और किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 11 के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का स्वरूप है यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के संविधान से नागरिकता को लिया गया है और स्वरूप एकल नागरिकता का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो किस पर गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या फिर विनियोग विधेयक। क्या हो जाएगा 33वें प्रश्न का आंसर करना। किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। 33वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा हमारा सामान्य विधेयक। ठीक है, सामान्य विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 34वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो लोक लेखा समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, लोक उपक्रम समिति होती है या फिर याचिका समिति होती है। कौन सी समिति है जो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। 34वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति होगा। कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य कहां से लिए जाते हैं, तो सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। चलो बताना भाई, तो मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की बात हो रही है, किस अंग से प्रारंभ होगा, यकृत से, मुंह से, छोटी आंत से या फिर आमाशय से। देखो पाचन नहीं पूछ रहा, अगर पाचन पूछता है ना तो फिर क्या होता, तो आपका जो है मुंह से हो जाता। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया अगर हम लोग बात करते हैं तो मुंह से, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन के पाचन की बात हो रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आमाशय से प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल या फिर आप जिसे कहते हो एसएसबी कहते हो, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया है। तो देखो एक बात तो ये कंफर्म है कि भारत और चीन के युद्ध के बाद ही सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया था, एसएसबी का गठन किया गया था। किस वर्ष में किया गया था, 1963, 1960, 1958 या फिर 1965। 36वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1963 में एसएसबी का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, चंदेरी का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 37वें प्रश्न का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है, कौन से युद्ध के बाद, तो कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कन्नौज का युद्ध होता कब है, तो 1540 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। पीपुल्स डेली बताइएगा, तो पीपुल्स डेली जो है ये किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। श्रीलंका से, चीन से, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से। 38वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, पीपुल्स डेली, तो बताइएगा किस देश से, श्रीलंका से, चीन से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन से। ठीक है, कहां से प्रकाशित होता है, तो पीपुल्स डेली जो ये समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, ये चाइना से प्रकाशित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण, देखो आपने दीपिका पादुकोण को देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, तो दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं कौन, प्रकाश पादुकोण।
पादुकोण, ठीक है, दीपिका पादुकोण के पिता हैं कौन, प्रकाश पादुकोण। और ये किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से या फिर हॉकी से। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39वें प्रश्न की बात करेंगे, प्रकाश पादुकोण ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है, बताना। नीरज सी चौधरी हो जाएंगे, खुशवंत सिंह हो जाएंगे, अमिताभ घोष हो जाएंगे या फिर मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, खुशवंत सिंह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 41वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। 41वां प्रश्न, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो 50 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो। जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो सारे लोग शेयर कर दो। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। 41वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो उड़ीसा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पारित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की बात करेंगे। 42वां प्रश्न कहिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो सुजलाम अभियान की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा मंत्रालय शुरू किया है, जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय है जिसने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। 42वें प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर करते चलो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 43वां प्रश्न, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो ये क्या है, ये प्रथम है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। तो बताना, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र या फिर कैगा परमाणु संयंत्र। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है भाई बात। चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तारापुर, तो ये परमाणु जो संयंत्र है 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, तो अमेरिका के सहयोग से हुई थी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान और दक्कन के पठार को किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा विभाजित किया जाता है। उत्तर में विशाल मैदान है और दक्षिण में अगर हम लोग बात करेंगे पठार है। तो इनको उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, अरावली श्रेणी या फिर अजंता पर्वत श्रृंखला। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। उत्तर भारत में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा और दक्षिण भारत में आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन विभाजित करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महाराष्ट्र के किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। 45वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। तो महाराष्ट्र के कौन से संत हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे, एकनाथ हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे या फिर ज्ञानदेव हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र के कौन से संत हैं जिसने रामायण पर एक टीका लिखी है, टीका टिप्पणी लिखी है, कौन सी, भावार्थ रामायण के नाम से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 45वें प्रश्न की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा एकनाथ। ठीक है, कौन सा होगा, तो एकनाथ ये महाराष्ट्र के संत हैं, इनके द्वारा टीका लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई होगा,
विशाखापट्टनम होगा, दिल्ली होगा या फिर कोलकाता होगा? ठीक है, बताइएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत क्या, ठीक है, भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर जो है इसका उद्घाटन किया गया कहां पर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नई दिल्ली में इसको स्थापित करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेख को दिल्ली कौन लेकर के आया था? चलो 47वें प्रश्न का आंसर करो भाई। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं मेरठ का लेख और अगर हम लोग बात करते हैं टोपरा का लेख, तो ये दोनों अभिलेख किसके हैं? तो ये दोनों अभिलेख हैं अशोक के। लेकिन अशोक के इन अभिलेखों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अकबर? ठीक है, बताइएगा। ये बढ़िया वाला कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। ठीक है, कंफ्यूजन करेगा एक बार आपके दिमाग में। करेक्ट आंसर की बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 48वां प्रश्न हमारे सामने इस तरीके से है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संस्था या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन या फिर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? तो किस संस्था के द्वारा वाचस्पति पुरस्कार को प्रदान किया जाता है? देखो, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 49वां प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, ये आसान प्रश्न है ना। अब ये तो आसान प्रश्न है, बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? जल्दी से सारे लोग बता दो। ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग बता दो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे हॉर्नबिल त्योहार की बात करेंगे तो किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत के किस भौगोलिक केंद्र होने के कारण कौन सा शहर है जिसको जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर को, भोपाल को, इंदौर को या फिर जबलपुर को? 50वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नागपुर। कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है और भौगोलिक केंद्र होने के कारण इसको जीरो मील सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन को एक बार धुआंधार तरीके से लाइक कर दो, धुआंधार तरीके से शेयर कर दो, ताकि जितने लोगों तक ये सेशन नहीं पहुंच पाया है तो सब लोगों तक ये सेशन एक बार पहुंचा दो। एक बार ये धुआंधार वाला काम कर दो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूं। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।